नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गोविच स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 38वां। अब आगे। गेट पर हवलदार से अपना सामान कलेक्ट करने के बाद वह गाड़ी में सवार हुआ तो जोशी ने बड़ी उत्सुकता के साथ प्रश्न किया, कुछ बात बनी सर? हाँ बनी, उससे कहीं ज़्यादा बनी जितने की मैं उम्मीद कर रहा था। थैंक गॉड कि केस सॉल्व हो गया। विराट ने घूर कर उसे देखा। मतलब कि जोशी ने शक पकाने की एक्टिंग की। इतना ना बना कि केस सॉल्व ही हो जाए, है ना सर? हाँ ऐसा ही है, गाड़ी चलाओ, कहकर उसने मनीराज से हुई अपनी बातचीत ज्यों की त्यों दोहरानी शुरू कर दी। जोशी बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा, फिर विराट के खामोश होते ही बोल पड़ा, कोठारी की अब बीवी का कातिल निकल आना बहुत दूर की कौड़ी है सर, क्योंकि जिस तरह का खटराग हवेली में फैलाया गया दिखाई देता है वह किसी अकेली औरत के वश की बात नहीं है। उल्टा मुझे तो ये लग रहा है कि सब किया धरा इस मनीराज का ही है। वह नहीं चाहता था कि मधु की जबरन उसके साथ शादी कर दी जाए, इसलिए मुसीबत की जड़ को एक खत्म कर दिया। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई एक बात कहिए ना सर, अगर वह कातिल है तो मेरे सामने ये बात कबूल ही क्यों कि उसे मधु पसंद नहीं थी। वह चाहता तो गमगीन बनकर दिखा सकता था, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है, जैसे फेमस डायलॉग मार सकता था, जिसका आप पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि हम आए दिन ऐसी बातें सुनते ही रहते हैं। इसलिए उनसे ऐन उल्टा किया ताकि आप वही सोचे जो इस वक्त सोचते दिखाई दे रहे हैं। एक काम करो, शनिवार रात की उसकी लोकेशन निकलवा, देखते हैं उस वक्त कहाँ था वह। आप भूल गए कि औलाद किसकी है। मतलब क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं होगी कि मोबाइल लेकर तिमारपुर जाएगा तो बाद में उसका भांडा फुटकर रहेगा? तो भी निकलवाओ, क्या पता उस रात घर की बजाय किसी ऐसी जगह पर मौजूद रहा हो जो उसे अपराधी नहीं तो इनोसेंट ही साबित कर दे। तब कम से कम एक सस्पेक्ट तो कम होगा इस केस से। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। कॉल अटेंड करके थोड़ी देर बाद बात की, फिर विराट की तरफ देखता हुआ बोला, मुखिया अपने गांव वापस लौट आया है सर। तूने किसी को उसकी निगरानी पर लगा रखा है? नहीं, उसके मोबाइल की लोकेशन निगरानी पर है, जो कि इस वक्त तिमारपुर की ही है। सुनकर विराट ने एएसआई महेश गुर्जर का नंबर डायल किया और कांटेक्ट होते ही बोल पड़ा, इसी वक्त एक टीम लेकर तिमारपुर पहुंचो और गांव के मुखिया प्रवीण सिंह को उठा लाओ। यस सर। ध्यान रहे कि उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, मगर उठाना यूँ है कि अगर मुखिया के मन में चोर हो तो तुम्हारा हुआ एक्शन ही उसके कस बस ढीले करके रख दे। हो जाएगा सर। गुड, कहकर विराट ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चलना कहाँ है सर? कोठारी के बंगले पर चलो, देखे तो सही कि ये कनिका मैडम क्या बला है, जिस पर एक कुंवारा लड़का इस हद तक फिदा हो गया कि उसके मन में सास को बीवी बनाने की तमन्ना बलवित हो उठी। ऐसी फूफा वाली औरत ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है जोशी साहब? भूल गया कि वह सौतेली ही सही मधु की माँ है, जिसका पुलिस से कॉपरेट करना बनता है, क्योंकि उसकी बेटी लापता है। मैं सच में भूल गया था सर, सॉरी। तत्पश्चात गाड़ी में खामोशी छा गई। पत्नी के साथ एसीबी हेडक्वार्टर गया अतुल कोठारी वापस बंगले पर लौटने की वजह मां कालका के मंदिर चला गया। वहां दोनों पति पत्नी ने पूजा अर्चना की, प्रसाद चढ़ाया, सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों को 100-100 के नोट बांटे, फिर घर की तरफ रवाना हो गए, जहां पहुंचते पहुंचते शाम के 3:45 बज गए। गाड़ी बंगले पर पहुंची तो उसने पाया कि 2 वर्दीधारी पुलिस वाले गार्ड से बात कर रहे थे। लीजिए साहब आ गए, गार्ड ने कहा तो विराट ने पीछे मुड़कर देखा। तभी कोठारी अपनी कार से नीचे उतर आया। क्या बात है इंस्पेक्टर? तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं सर, मैं आपकी बेटी के केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं। कुछ सवाल करने जरूरी लगे इसलिए यहाँ चला आया। विराट राणा? यस सर। अच्छा किया, मैं 12 बजे के करीब एसीबी हेडक्वार्टर गया था, वहीं से पता लगा कि केस के इंचार्ज तुम हो, इसलिए मिलना तो मैं भी चाहता था तुमसे। फिर तो यकीनन अच्छा हुआ सर।
जवाब में कुछ कहने की बजाय कोठारी थोड़ी देर के लिए जाने के सोच में पड़ गया। फिर बोला, बात हम अंदर चलकर करेंगे, मगर वह फौरन ही होगी या आधे घंटे बाद, ये एक सवाल पर डिपेंड करता है इंस्पेक्टर। हुक्म कीजिए। तांत्रिक अनुष्ठानों पर, तंत्र मंत्र की शक्ति पर, ओझा और पंडितों पर यकीन करते हो तुम? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि सच में किन्हीं खास लोगों के पास इस किस्म की शक्तियां होती है, या ये कि हो सकती है? मंत्र शक्तियां एक बार मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं सर, इसलिए मेरा जवाब हाँ में है। वह सावधानी से शब्दों का चयन करता हुआ बोला, क्योंकि साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसको उस बात का जरूर कोई खास मतलब था। बाकी चीजों के बारे में सिर्फ इतना कहता हूँ कि कभी देखा नहीं है, लेकिन सुना बराबर है। वह भी ऐसे लोगों के मुंह से जिनके कहे पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता। ठीक है, वेट करो, कहकर वह अपनी कार के पास पहुंचा। भीतर बैठी कनिका ने थोड़ा सा विंडो ग्लास डाउन किया, फिर पूछा, क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि आगे यहाँ जो कुछ भी होने वाला है उसमें ये दोनों पुलिस वाले भी हमारे साथ रहें। ये कैसे मुमकिन है डार्लिंग? वह थोड़ा हड़बड़ाकर बोली। फिर जरा ये भी तो सोचो कि बाद में ये लोग जाने किस किस से उस बात का जिक्र करते फिरेंगे। क्या तब तुम्हारी बदनामी नहीं होगी? हो, मैं भुगत लूंगा, जरूरत क्या है? मधु को तलाशने का काम इन्हीं के जिम्मे है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई खास बात सामने आए, जो कि मुझे यकीन है नहीं आएगी, तो इन लोगों को उसकी हाथ के हाथ खबर लग जाए, ताकि फौरन चेक करके सच या झूठ का फैसला किया जा सके। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गुड, तुम अंदर पहुंचो, मैं इन दोनों के साथ आता हूँ, कहकर वह वापस विराट के पास लौट चला। चलो इंस्पेक्टर। तब तक गार्ड गेट खोल चुका था। सोफर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि अतुल कोठारी के साथ विराट और जोशी पैदल ही अंदर तक बढ़ चले। मेरा साला दावा करता है इंस्पेक्टर कि उसके पास ऐसी तांत्रिक शक्तियां हैं जिनके जरिए मेरी बेटी के बारे में कोई न कोई खबर जरूर निकाल लेगा। आगे बढ़ते कोठारी ने बताना शुरू किया, मेरा ऐसी बातों पर कोई यकीन तो नहीं है, लेकिन ये सोचकर मैंने उसे इजाजत दे दी कि कुछ बनेगा तो बिगड़ेगा भी तो नहीं। आपने एकदम सही फैसला लिया है सर। विराट जबरन अपनी हैरानी दबाता हुआ बोला। उसके लिए ठीक 4 बजे नकुल एक अनुष्ठान करने वाला है, जो कि यहाँ के बेसमेंट में होने वाला है, और वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आप दोनों को चाय भी ऑफर नहीं कर सकता। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। आपकी तरह हम भी दिल से चाहते हैं कि आपकी बच्ची का पता लग जाए, वैसे चाहे किसी अनुष्ठान के जरिए ही क्यों ना हो। थैंक यू। तत्पश्चात सब लोग बेसमेंट में पहुंचे। कनिका उनसे पहले ही वहां पहुंच गई थी और इस वक्त नकुल के बगल में बैठी थी, जो काले रंग का एक चोगा पहने हुए था। सामने एक लोहे का बड़ा तगड़ा रखा हुआ था, जिसमें लकड़ियों की चिता सजाई गई थी। अलबत्ता आग अभी नहीं जल रही थी। तगड़ा के सामने एक मानव खोपड़ी रखी थी, जिसके दोनों तरफ बालों के गुच्छे पड़े थे। एक थाली में कई अजीबोगरीब चीजों के साथ हड्डी का बना चमचा रखा था। कम से कम विराट और जोशी को तो वैसा ही लगा था। प्रकाश वहाँ बस इतना ही था कि सब एक दूसरे को दिखाई दे जाए, जिसके लिए एक टेबल लैंप को एकदम फर्श की तरफ झुकाकर जला दिया गया था। लैंप में लगा बल्ब लाल रंग की रोशनी फेंक रहा था, जिसके कारण वहाँ का माहौल बड़ा ही रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। नकुल के इशारे पर सब जूते उतारकर उसके सामने तगड़े की दूसरी तरफ बिछे आसन पर बैठ गए। तब जाकर विराट को ढंग से कनिका की सूरत दिखाई दी। उसका चेहरा थोड़ा लंबा था, आंखें बड़ी बड़ी, नाक सुतवा, बाल कंधों से थोड़ा नीचे पहुंच रहे थे और करली थे, गर्दन लंबी, ओठ पतले और कुछ कुछ सोनम कपूर जैसी लुक दिखाई दे रहा था। वह स्लेटी रंग की साड़ी और लो कट ब्लाउज पहने थी, जिसमें आसमान से उतरी अप्सरा नजर आ रही थी। साड़ी के कलर की बाबत विराट का अंदाजा गलत भी हो सकता था, क्योंकि टेबल लैंप एकदम कनिका के करीब ही रखा था, जो कि लाल रोशनी फेंक रहा था, जिसके कारण उसका चेहरा तपता सा दिखाई दे रहा था। अलबत्ता इस बात में कोई शक नहीं था कि मणि राजगोपालन ने उसकी खूबसूरती का व्याख्यान बिना किसी अतिशयोक्ति के किया था। बहन के विपरीत भाई बेहद आम शक्ल सूरत वाला युवक था।
कद उसका लंबा था और काले रंग के चोगे में वह पूरा का पूरा तांत्रिक ही जान पड़ता था। आखिरकार नकुल ने आंख बंद किया, अंदाजे से थाली में हाथ डालकर मुट्ठी भर चावल उठाया, फिर कोई अजीब सा मंत्र पढ़ते हुए हाथ ऊपर ले जाकर यूं छिड़क दिया कि वहां बैठे हर शख्स के ऊपर जाकर गिरे ही गिरे। उसने दोबारा मुट्ठी भरी और उठाकर कनिका के चारों तरफ चावल के दानों का एक वित्र सा बना दिया। तत्पश्चात वैसा ही उसने बाकी सबके साथ किया और वापस अपने आसन पर आकर बैठ गया।